Geoffrey Chaucer, the great person, the father of English, Geoffrey Chaucer, a great poet, a famous scholar, a prominent politician, जिसने अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को पूरी दुनिया में और चारों ओर फैलाया, पूरे विश्व को ज्ञानवान बनाया और उस ज्ञान को चारों ओर सूर्य की तरह फैलाने में जिसने एक जरिया अपनाया, एक भाषा अपनाई, उस भाषा का नाम था इंग्लिश। और इस प्रकार अपनी इंग्लिश भाषा है पूरी दुनिया में फैल करके और एक ग्लोबल लैंग्वेज बन सकी और हमें एक अनूठा वरदान दिया, इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया इंग्लिश को। लेकिन फ्रेंड्स, वही ग्लोबल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे राजस्थान की ज़रा बात करें कि यहाँ पर उस भाषा का कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोग कहाँ तक, किस हद तक और इस लैंग्वेज को सीख पाए हैं और कहाँ तक पहुँच गए, आइए देखते हैं। आइए मैं आपको राजस्थान की कुछ ऐसी झलकियाँ दिखाता हूँ जहाँ पर अंग्रेजी एक बच्चों में खूब बन के रह गई है, जो उन्हें गाँव की नुक्कड़ गली से बाहर निकलने नहीं देती। आइए कुछ ऐसी झलकियाँ देखते हैं। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो बेटा? बकरियां चरा रहे हैं। बेटा बकरियां चरा रहे हो? आप स्कूल नहीं गए? अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है, मास्टर तड़े डालते हैं। मास्टर तो नहीं मारते। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो बेटा? खाद ना खा फाड़ और मान करा। खात ना करो बेटा, आप स्कूल नहीं गए? अंग्रेजी से डर लगता है, मास्टर पीटते हैं स्कूल में, अंग्रेजी का डर लगता है बेटा? इतना खोप इंग्लिश का? इसीलिए तो स्कूल नहीं जाता। अरे बेटा, हेलो बेटा, मायूस क्यों बैठे हो? इंग्लिश में फेल हो गया। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर कोने से एक ही खोप। आखिर कब तक यूं बिखरी हुई जिंदगी जीना चाहोगे एजुकेशन के साथ? इंग्लिश आपको सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही है तो आइए सीखते हैं। तो आइए, मैंने लिया है टारगेट, एक ऐसा टारगेट जिसमें इंग्लिश इन राजस्थान, मैं राजस्थान में एक नई बुनियाद, एक नई उम्मीद, नई इच्छा शक्ति, नई आशा के साथ इंग्लिश लेकर के यहाँ पर नया आगाज़ करने जा रहा हूँ और इंग्लिश पूरे राजस्थान, इंग्लिश इन राजस्थान एक ऐसा पैगाम लेकर के सबके लिए आ रहा हूँ। तो आइए वेलकम करता हूँ सभी को मेरी क्लास में, इंग्लिश क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूँ। Hello friends, welcome to my English class. I am Narayan Singh Rathod from MGI मारुति ग्रुप इंस्टीट्यूशन से आपका वेलकम करता हूं और मैं इंग्लिश की एक नई थीम लेकर के, एक नए तरीके से नया अंदाज लेकर आपके सामने आ रहा हूं। आइए इंग्लिश सीखते हैं, शुरू करते हैं। अंग्रेजी फ्रेंड्स, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज और इसको सीखने के लिए हर व्यक्ति अलग तरीके से प्रयास करता है, लेकिन शुरुआत कहां से करें? बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका? आइए बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कई की बार ऑब्जेक्ट की बजाय यहां पर आपका एंड वर्ब आता है। तो बस ये तीन छोटे छोटे शब्द है आपके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आप इस तरीके से एक श्रृंखला में, एक वे में, एक मेथड में आप सेट कर लेते हो तो ये आपका इंग्लिश का बहुत ही शुरुआत हो जाती है। इंग्लिश का बेसिक जो फॉर्मूला है, एक तरीका है वो आपका शुरुआत हो जाता है और इस चीज पर पूरी इंग्लिश आधारित है। तो आप कह सकते हैं, यस कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश आ सकती है। यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली, वेरी इजीली बाय दिस मेथड। इंग्लिश का एक ही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आइए डिस्कस करते हैं इसके अनुसार क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है इंग्लिश में, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जानने के बिना हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। आइए पढ़ते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट में बेसिकली हम दो चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा बहुत ही सुंदर तरीके से, यहाँ पर डायग्राम तरीके से। सब्जेक्ट में दो चीजें होती है, एक होती है आपका नाउन, ओके, जिसको आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, नाउन, और दूसरा अपना होता है प्रोनाउन, जो संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम नाउन सीख लेते हैं और हम प्रोनाउन सीख लेते हैं तो इन दो तरीकों से हम किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मींस बाय यूजिंग द फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वी कैन स्टार्ट इंग्लिश वेरी वेल वे। और सब्जेक्ट में दो चीजें मेंशन की इसमें मैंने, पहली आपकी नाउन और दूसरी आपकी प्रोनाउन। कहने मतलब ये हुआ, यदि आपको नाउन आती है, आपको प्रोनाउन आती है, तो आप इंग्लिश की बहुत ही बेहतर शुरुआत कर सकते हैं, एक जबरदस्त शुरुआत कर सकते हैं। और जब सब्जेक्ट शुरुआत हो गई उसके बाद अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, एक पहला पोएम लिया, उसके बाद आगे की स्टेज चलता रहता है। उसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक फॉर्मूला है वो सीखना पड़ेगा। उसका पहला स्टेप है वो है सब्जेक्ट को सीख लेना।
आखिर सब्जेक्ट में होता क्या है, शुरुआत करने वाला क्या होता है। तो शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले नाउन और उसके बाद प्रोनाउन, ये दो चीजें यदि आपको बेहतर तरीके से आती है तो आप अच्छे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए अगले स्टेप में क्या है मैं बता देता चाहता हूँ। सब्जेक्ट के बाद हम अच्छे तरीके से सीखेंगे और वो है आपका वर्ब। वर्ब में क्या होता है, टोन। वर्ब के बाद वर्ब में क्या सीखते हैं, वर्ब में बेसिकली अलग अलग तरीके से सीखते हैं। वर्ब में हम और आपके टेंसेस सीखते हैं। यस, टेंसेस में क्या होता है बेसिकली अलग अलग तरीके से टेंस का। आजकल कुछ लोग टेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कुछ लोग इसको फ्यूचर में भी डिसाइड कर रहे हैं। तो तीन टेंस बताते हैं बेसिकली, कुछ लोग दो बताते हैं। कुल मिलाकर के हम और 12 टेंसेस पढ़ेंगे, अलग तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचनाएं पढ़ेंगे। तो वर्ब में आपकी क्रियाओं का मेंशन होगा, कोई कार्य कैसे करते हैं, किस तरह मूड से होता है वो सब बताएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला आपका वो है, चलो मेरे साथ डिस्कस करें। आप सब बेसिक फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और कई की बार इसमें एडवर्ब भी होता है। कहने मतलब किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी में एडवर्ब होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट में टू चीजें हमने मेंशन की, नाउन और प्रोनाउन। बहुत अच्छे, दैट्स क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं। वर्ब में हम टेंसेस पढ़ेंगे और फिर आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट में डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट कईयों में होता है कईयों में नहीं होता है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा खोल करके सुंदर तरीके से एक चीज को बताता हूं। आइए पढ़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। पॉज। हेलो, आइए सब्जेक्ट में हमने थोड़ा मेंशन कर देते हैं। सब्जेक्ट में हमने दो चीजें मेंशन की, कौन सी, पर नंबर 1 नाउन, सेकंड 2 प्रोनाउन। आइए नाउन बारे में पढ़ते हैं। अच्छा नाउन क्यों पढ़ रहे हैं बताइए कोई। नाउन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, नाउन इसलिए पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस को हमें शुरू करना, स्टार्ट करना, फर्स्ट स्टेप लेना है। बिना फर्स्ट स्टेप के आप इंग्लिश टॉपिक छत्ते उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो नाउन पढ़ते हैं क्या होता है, और नाउन पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है, एक्चुअली जो नाउन होता है वो नेम होता है। नाउन का मतलब मैं कह सकता हूं नाउन नेम होता है। किसका नाम होता है, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। ओके, किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन है, वो हम नाउन में अंदर। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं इसमें, जैसे कैट। ओके हो गया। जैसे एक को ले लिया मैंने, जैसे सरिता। ओके, जैसे मैंने ले लिया जॉन। ओके, तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम है उसी को हम नाउन कहते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जो वाक्य शुरू होते हैं वो व्यक्ति के नाम से शुरू होते हैं। जैसे कैट का हो सकता है, सरिता हो सकता है, जॉन हो सकता है, नरेंद्र मोदी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम होता है उससे नाउन शुरू होता है। सबसे पहले नाउन क्या होता है, नाउन में नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं, और उसके बाद नेम ऑफ पर्सन, फिर नेम ऑफ प्लेस। प्लेस होती है जगह, किसी जगह नाम है वो नाउन होता है। जैसे मैं कहता हूं जयपुर। ओके, जैसे मैं कहता हूं इटली। ओके, जैसे मैं कहता हूं जापान। ओके, जैसे मैं कहता हूं चूरू। ओके, दो चीजें क्लियर। नाउन क्या होता है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल केट, सरिता एंड जॉन। और दूसरा है नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, जैसे जयपुर, इटली, जापान और चूरू। तो हमने दो चीजें यहां पर मेंशन की है। वी हैव डिस्कस्ड हियर टू थिंग्स बेसिकली। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एंड थर्ड वन इज आवर थिंग। थिंग बोलते हैं वस्तु को। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। जो भी चीज जो फिजिकल रूप में जिसका एग्जिस्टेंस है वो सब चीजें वो सब थिंग में आती है। जैसे मैं कहता हूं पेन। ओके, जैसे मैं कहता हूं टेबल। ओके, जैसे मैं कहता हूं मोबाइल, ये सब चीजें आपकी नाउन है। मेरा कहने का मतलब है नाउन से हम किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से नाउन क्या होता है, पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम से हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी वाक्य को। उसके बाद किसी प्लेस है, जयपुर, इटली, जापान, चूरू, इस प्रकार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा थिंग, वस्तु, जैसे पेन, टेबल, मोबाइल, इस प्रकार से हम वस्तु का नाम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अब आगे थोड़ा और बढ़ाता हूं चीज को, इस प्रकार से देखते हैं। जैसा हिंदी में आपने पढ़ा है नाउन क्या होता है। नाउन आप हिंदी में पढ़ते हो जाति, वस्तु, स्थान, ये बहुत को नाउन कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा और डीप में डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। आइए डिस्कस करते हैं। हमने तीन से पढ़ी थी। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर कलाम। फिर नेम ऑफ पर्सन विद प्लेस, जैसे राजस्थान। फिर नेम ऑफ थिंग, वस्तु नाम, जैसे टेबल पेन, ऐसे हमने लिया था पहले वीडियो में। इस प्रकार अब हमें आगे थोड़ा और बढ़ना चाहूंगा। नाउन में क्वालिटी, आपके गुण दोष का वर्णन भी नाउन में आता है। जैसे आपके कुछ गुण दोष होगी, जैसे क्वालिटी में मैं आपको लेता हूं, जैसे लॉयल्टी, वफादारी। आपकी वफादारी, लॉयल्टी, वो भी आपका गुण है, और इससे आप किसी वाक्य को शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होती है आपकी ईमानदारी, आपका गुण है। तो व्यक्तिगत गुण इसमें आप क्या कहते हैं, एक और लेते हैं जैसे विजडम, आपकी बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, ये सब गुण इसके हैं। एक और लेते हैं जैसे मैं कहता हूं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ये आपके व्यक्तिगत गुण है।
इनसे आप स्टार्ट कर सकते एग्जाम। फिर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एग्जाम लेता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, विजडम इज द पावर, ऐसे हो सकता है बुद्धि ही शक्ति है। दूसरी क्वालिटी, एक मैं आपका ले रहा हूं स्टेट, स्टेट होती है एक अवस्था, एक स्थिति को नाउन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, किसी व्यक्ति का जन्म होता है बर्थ, ये एक आपकी स्टेट है, अवस्था है, इसको नाउन बोलते हैं बर्थ। एक को लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति का चाइल्डहुड, बचपन, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक अवस्था है, नाउन में आता है। एक को लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति की यूथ, युवा अवस्था, और मृत्यु स्वयं एक नाउन है। इस प्रकार एक अवस्था, स्थिति, जीवन की काल, अवस्था, पीरियड है, वो सब नाउन में आते हैं। एक और डिस्कस करता हूं मैं इसी अंदर, जैसे एक फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब था स्वतंत्रता, तो अब तक स्वतंत्रता की कई वर्ष हो सकती है, जैसे 72, 73, कहने मतलब ये हुआ, ये भी पीरियड है, एक पीरियड है, उसको हम नाउन में सेट करते हैं। इस प्रकार से पीरियड को नाउन में सेट करते हैं, पीरियड आपका। और स्लेवरी, गुलामी, जैसे 400 वर्ष मुगलों में राज रहा, फिर अंग्रेजों को 150 वर्ष राज रहा, स्लेवरी, गुलामी, एक पीरियड है। इस प्रकार से इस पीरियड को हम नाउन में सेट करते हैं। इनसे हम किसी वाक्य को शुरुआत, हम मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इनका नॉलेज आपको है, तो आप इनसे सेंटेंस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे चाइल्ड, एग्जांपल देता हूं, चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, कि बचपन जीवन का एक बसंत है। इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं कि ये इन चीजों को वर्णन करके हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं डेथ इज श्योर, मृत्यु निश्चित है, तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी वाक्य को शुरुआत करने के लिए बेसिक फॉर्मूला इंग्लिश का क्या है, रिवाइज करें, आपके माइंड को रिफ्रेश करें। बेसिक फॉर्मूला क्या है इंग्लिश क्वेश्चन में, लेकर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या कई बार एडवर्ब। सब्जेक्ट में दो चीजें डिस्कस की थी हमने, कौन-कौन सी, नाउन और प्रोनाउन। मैं नाउन डिस्कस कर रहा हूं, आई डिस्कस करते हैं। क्वालिटी स्टेट, इससे पहले हमने दो चीजें और पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी स्टेट, और अगला है एक्शन। आइए एक्शन में पढ़ते हैं हम, एक्शन में क्या होता है। आइए एक्शन की बात करते हैं। क्वालिटी स्टेट एक्शन, एक्शन में हम बेसिकली वो चीजें लेते हैं जो अचानक से कुछ होता है। जैसे एक व्यक्ति को ईमानदारीपूर्वक काम कर रहा था, ऐसे पता नहीं उसके माइंड में क्या है, उसने चोरी कर ली, थेफ्ट, यस, ये हो गया आपका अचानक से लिया हुआ एक्शन, तो ये हो गया आपका इसमें एक्शन में। अगला मैं ले रहा हूं, जैसे आप चुपचाप बैठे थे, इतने में जोरों से हंस पड़े, बहुत जोरों से, लाफ्टर, नाम सुना होगा आपने, ये सब एक्शन में आ रहा है। कहने मतलब इन शब्दों के द्वारा हम नाउन बना दी मैंने, और आप स्टार्ट कर सकते किसी सेंटेंस को। तो थेफ्ट, लाफ्टर, आपने सोचते सोचते और ये ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, ये आपने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया। इस प्रकार आपने क्या लिखा कि ये कुछ चीजें हैं, थेफ्ट, लाफ्टर, डिसीजन, ये कुछ चीजें हैं, ये आपके नाउन है, एक्शन। तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन बेसिकली मैंने डिस्कस मेंशन किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन में नेम ऑफ, नाउन नेम होता है किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, ये मतलब इन सब का नाम जो होता है वो आपका नाउन होता है। यदि इन पर आपने कमांड कर ली जबरदस्त, तो आप एक बहुत बड़ा एक्शन, बहुत ही शानदार एक्शन काम शुरू कर सकते हैं। वो है इंग्लिश का पहला स्टेप। कहने मतलब सब्जेक्ट जो होता है, उस सब्जेक्ट के और दो पार्ट होते हैं, नाउन को नाउन। तो नाउन यदि आपने सीख लिया, तो आप कहने मतलब है पहले स्टेप पर आपने कदम रख दिया है, अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा कदम है वो आपने शुरू कर दिया है। आपने यहाँ पर सीखा, थोड़ा सा और बाकी और आगे चलते हैं। यस, आइए अगला पोर्शन बचा है अपना लास्ट और अंतिम पॉइंट जो बनने वाला है वो नाउन को, वो है फीलिंग। फीलिंग जो फील करते हैं हम, आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे लव, ओके, फील करते हैं हम, और हेट, नफरत। हम इसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ये आपके नाउन्स है सभी, लव, हेट, और होप, आशा, उम्मीद, होप, ये आपके और नाउन है, इनसे हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं आपके। तो फीलिंग में लव, हेट, होप, इस प्रकार से हम फीलिंग शो करते हैं। ये आपका एक नाउन का एक छोटा पार्ट हो गया, हमने डिस्कस किया है नाउन होता क्या है, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन नेम होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, जो आपने लिए है बहुत अच्छे से। अब मैं अगले पार्ट पे आना चाहता हूं। अभी सब्जेक्ट पढ़ा, 3 पोर्शन पढ़ा था हमने, बेसिकली क्या पढ़ा था, इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे कुछ पढ़ा था हमने। तो इस सब्जेक्ट में दो चीजें मेंशन की थी, नाउन और प्रोनाउन, ऐसे कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, है ना। हमने नाउन डिस्कस किया, आप सभी ने इसका एक्शन लिया है, और आपने बोला है यस, इसका मतलब आपने इंग्लिश सीखने का जो पहला स्टेप है उस स्टेप पर कदम रख दिया है, और आप इसके भागीदार होकर आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम प्रोनाउन पोर्शन को, इस पर आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। हेलो फ्रेंड्स, आइए हमारा जो सब्जेक्ट पोर्शन पढ़ा था हमने, उसके दो पार्ट है, नाउन एंड प्रोनाउन।
नाउन को हमने अच्छे से टेकल कर लिया, अब हम प्रोनाउन पर आते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एज ए हिंदी टर्म वी स्पीक इट सर्वनाउन। आइए क्या होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड ऐसा शब्द यूज्ड काम में लिया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक नाउन की जगह और यूज किया जाने वाला शब्द है वो आपका प्रोनाउन होता है। और ये क्या करता है, इट अवॉइड्स, ये रोकता है द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, एक नाउन के बार बार रिपीट होने को, और ये रोकता है। ये क्या कहलाता है, आपका प्रोनाउन कहलाता है। आइए मैं इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कैसे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। फिर आगे पैराग्राफ आगे चलता जा रहा है, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। फिर राम इज ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा प्लेयर है। तो आपने क्या देखा, इस पैराग्राफ में एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, राम। ये कौन सा है, नाउन है, व्यक्ति का नाम, राम राम राम। थोड़ा अजीब लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। इस चीज को, और ये जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार एक ही नाउन का, इसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कैसे, ये राम था, एक बार आ गया, अगले सेंटेंस में ये यूज न करके हम यहाँ पर ही का यूज कर देते हैं। और इसी प्रकार अगले सेंटेंस में ये न यूज करके हम ही का प्रयोग कर देते हैं। और इस प्रकार अपना सेंटेंस है, राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, ही इज माय फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो वह शब्द यहाँ पर जुड़ करके इसने एक वाक्य को परिपूर्ण और कंप्लीट अर्थपूर्ण बना दिया है। और अगला है, ही इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है। तो आपने क्या देखा, प्रोनाउन ने एक सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को बार बार जो हो रहा है उसको रोक करके, उसको अवॉइड करके और वाक्य को अर्थपूर्ण बना दिया है। इस प्रकार ये आपका प्रोनाउन होता है। अब मैं प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार से कौन से आपको पता कैसे चले कौन सा प्रोनाउन क्या है वो डिस्कस करूंगा, आगे डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस। फ्रेंड्स, एक प्रोवर्ब आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रयास, अभ्यास, प्रैक्टिस से व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। जैसे हम प्रयास करते हैं बार बार एक ही चीज का हर प्रकार से, तो हम परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा प्रयास करने के बाद थोड़ा बोरिंग फील होता है, तो बोरिंग मत बनिए। आपको परफेक्ट बनना है, और परफेक्ट बनने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना जरूरी है। तो आइए प्रयास करते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम प्रोनाउन के साथ। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में एक सिंपल तरीके से एक बेहतर स्टेप लेने के लिए, ज्यादा उलझा करके नहीं, हमारे यहाँ पर कई बुक्स है अलग अलग तरीके से मेंशन करती है, अलग तरीके से बहुत टाइप बना रखे। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से नहीं, शानदार तरीके से आपको प्रोनाउन के बारे में सुंदर डिस्क्रिप्शन दूंगा। आइए डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। इसके बारे में बताएं, पहला पर्सनल प्रोनाउन होता है आपका, व्यक्तिगत पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आपका रिलेटिव या इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इस प्रकार इनका मैं एक एक का वर्णन करना चाहूंगा, एक एक करके दिखाना चाहूंगा। आइए डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रोनाउन का पहला पार्ट है डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में तीन, आपने सुना होगा, पहले पढ़ा होगा अच्छे से, मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। तीन पर्सन पढ़े थे आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पढ़े होंगे। ये कहां पर वर्णन होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं आपके। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मतलब वो व्यक्ति जो बोल रहे हैं, खुद स्पीकर है। जैसे आई और वी, आई आपका सिंगुलर, जैसे आई एम अ टीचर। आप बोलते हैं, आप क्या, आप बोलते हो वी आर स्टूडेंट्स। क्या मतलब आई आपका सिंगुलर, वी आपका प्लूरल। तो आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। एक बात क्लियर। अगला, आप जिससे बात करते हो, आपके सामने वाला जस्ट अपोनेंट, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन यानी यू। तो क्या मतलब आई एम टीचर, तो मैं आपको जिस हिसाब से बात करूंगा आपसे, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपका और सेकंड पर्सन होता है। तो आई और वी आपके फर्स्ट है, और सामने वाला जो व्यक्ति है तुरंत जस्ट सामने, वो आपका सेकंड पर्सन यू होता है। और आई और वी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिन लोगों के बारे में बात करते हैं, जो थर्ड पर्सन हम बात करते हैं, वैसे ये तीसरे व्यक्ति की बात है, तीसरा व्यक्ति है। इस प्रकार तीसरे व्यक्ति जो बात करते हैं वो आपके थर्ड पर्सन है। मैं बात करना चाहूंगा उन सभी की, ही, सी, इट और दे। ये वो प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन अंतर्गत आते हैं। तो आपने क्या डिस्कस किया अभी तक यहाँ पर, वी हैव डिस्कस्ड हियर वेरी टिपिकली इन द वे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ थ्री कैटेगरी। फर्स्ट पर्सन in which we just describe I and we, second person you, and third person he, she, it, they. So we have discussed in detail personal pronouns. अब इनके तीन तीन फॉर्म्स हो रहे हैं, जैसे बताया मैंने इसमें I, my, me, तीन फॉर्म बता रखी है। फिर we, our, us, इन तीन फॉर्म्स मिल सकते हैं। You, your, you, ये आपने बहुत अच्छे पढ़ रखा होगा, यहाँ डिस्कस करते हैं दोबारा। He, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। ये आपके कौन से प्रोनाउन थे, पर्सनल प्रोनाउन थे।
पर्सनल प्रोनाउन का और इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और बनता है। कैसे? रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया जैसे आप कोई काम स्वयं के लिए अपनाते हो, जैसे आप कहते हो मैं खुद करता हूं, तो उस खुद या स्वयं को अंग्रेजी में इतने प्रकार से कह सकते हैं। यदि वो काम करने वाले स्वयं आप हो, आप इसे बोलते हैं मैं काम स्वयं करता हूं, तो आपके लिए स्वयं का शब्द बनेगा माई सेल्फ, वी के लिए बनेगा आवर सेल्फ। ये हमने कहां से बनाया? ये हमने यहीं से बनाया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैंने प्रोनाउन के टाइप में बताया है वो एक यहां से बना रहा हूं डायरेक्टली। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन आई का बन जाता है माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, वी का बन जाता है आवर सेल्फ यानी हम स्वयं, यू का बन जाता है दो तरीके से बनता है, यू एक सिंगुलर में भी और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है। हम इसका ऐसे वर्णन कर सकते हैं, यू का एक तो योरसेल्फ सिंगुलर के लिए और यू का योरसेल्व्स ये प्लूरल के लिए। तो दो प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है स्वयं के लिए। फिर ही का बनता है हिमसेल्फ, सी का बनता है हरसेल्फ, इट का बनता है इटसेल्फ और दे का बनता है देमसेल्व्स। इसमें आपने क्या चीज देखी? आपने देखा सिंगुलर है तो लगता है सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स लगता है। इसमें देखा योरसेल्व्स और इसमें या इसमें सेल्फ लिखा। तो इस प्रकार से हमने ये वर्णन किया है पर्सनल प्रोनाउन का। अब हम अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम अगला पोर्शन पढ़ते हैं प्रोनाउन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा वितरण, पर अलग तरीके से वितरण करते किसी चीज का, किसी वस्तु का, ट्रॉफी व्हाटसोएवर है, उसमें दो प्रकार के प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ईच और एवरी, जिस दोनों मतलब है प्रत्येक। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, आइए डिस्कस करते हैं। ईच और एवरी आपके प्रोनाउन होते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ईच ऑफ द बॉयज, जितने लड़के थे उनमें से हर एक ने प्लेड वेल, बहुत अच्छा खेला। इसमें ईच है वो आपका एक प्रोनाउन है। अगले में एवरी ऑफ द गर्ल्स गॉट ए प्राइज, हर लड़की को एक प्राइज मिला। इस प्रकार ईच और एवरी है ये आपके दोनों प्रोनाउन है और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो प्रोनाउन पढ़े हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगला प्रोनाउन उसमें देखते हैं। आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं हम प्रोनाउन का, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेशन आप सुना होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शन करना। जब हम किसी चीज को दिखाते हैं, जैसे ये वो इस प्रकार से जब इशारा करते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वहां पर हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कौन से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीस, दोस, ये चार चीजें उसकी मुख्य होती है। हम सिंगुलर चीज है जो हमारे नजदीक है, जो पास में पड़ी है, जो टेबल आपके पास में पड़ी है, आप बताना चाहते हो ये टेबल मेरे पास में, तो आप दिस का प्रयोग करते हो, और वो टेबल दूर है आप दैट का प्रयोग करते हो। ये दोनों है सिंगुलर, दोनों एक पर्सन के लिए होते हैं। अब यदि मेरे पास बहुत सारी टेबल्स पड़ी है, बहुत सारी, तो मैं उसका वर्णन करना चाहूंगा तो दीज का प्रयोग करूंगा। जैसे मैं कहता हूं दीज आर टेबल्स, तो ये नजदीक के लिए प्रयोग करते हैं तो दीज का प्रयोग करते हैं, और यदि बहुत दूर है तो उस समय हम दोस का प्रयोग करते हैं। इस पर हमने इसमें क्या देखा कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चार प्रकार के, दिस, दैट, दीस, दोस, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला इनको डिस्कस करते हैं, आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला पार्ट। प्रोनाउन का अगला पार्ट जो हमने बेसिकली डिसाइड किया वो है रिलेटिव प्रोनाउन या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आइए फर्क क्या होता है दोनों में? एक चीज होती है रिलेटिव कह लो चाहे इंटरोगेटिव कह लो, इनमें एक चीज होती है, जितने भी डबल्स वर्ड है, जैसे हु, हुज, व्हाट, हाउ, व्हेन, जितने भी डबल्स वर्ड्स जैसे भी हैं वो सारे के सारे आपके और रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब फर्क क्या है, कब रिलेटिव है कब आपके इंटरोगेटिव है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, जब ये सारे शब्द किसी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, पीछे इंटरोगेटिव चिन्ह लगता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये जब प्रश्न पूछते हैं उस समय वाक्य के शुरुआत में आते हैं, उस समय इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा, इसमें एक शब्द है हु टोल्ड यू, किसने कहा तुम्हें दिस स्टोरी, ये कहानी, किसने तुम्हें ये कहानी कही। जब ऐसा कुछ पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें आपका जो वाक्य की शुरुआत में है ये आपका रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु इसमें आपका प्रश्न बता रहा है, तो क्वेश्चन बनाने के कारण ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगले सेंटेंस में देखते हैं, आई नो, मैं जानता हूं कमल, मैं कमल को जानता हूं। यहां पर हु का मतलब कौन नहीं, जो है। आई नो कमल, मैं कमल को जानता हूं, हु इज अ लीडर, जो एक लीडर है। तो यहां पर जब ये जो डब्ल्यूएच वर्ड्स थे, इन वर्ड्स को मैंने वाक्य के शुरुआत में यूज किया, नहीं सॉरी अंदर यूज किया बीच में, और इस प्रकार इसका अर्थ यहां पर तो था इसका कौन, ओके, और इसके बीच में इसका अर्थ निकला है जो। तो यहां पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव में कोई फर्क नहीं है, वही शब्द है डबल्स वर्ड वाले, जब ये वाक्य की शुरुआत में यूज होते हैं
और इनका अर्थ निकलता है किसी प्रश्न से संबंधित। तो ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये बनकर के आगे चल के आपके WHO बीच में आते हैं, कहीं पर भी जो भी वहां पर आपके और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये आपके प्रोनाउन हमने पढ़े। अब चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए बहुत अच्छे से अपने एक बहुत ही बेहतर स्टेप पे। जैसे हमने शुरुआत की थी, अंग्रेजी का बेसिक फॉर्मूला था सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। तो हमने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नाउन और प्रोनाउन दो चीजें मिलकर के किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं, उस वाक्य को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद वर्ब की बात की, मतलब आप अगला स्टेप लेने जा रहे हैं अंग्रेजी सीखने का। नेक्स्ट अगला स्टेप लेने जा रहे हैं किस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस से वर्ब। वर्ब क्या होती है बेसिकली देखो, एक्चुअली वर्ब जो होती है वर्ब की परिभाषा होती है इट शोज एन एक्शन। वर्ब पे आपकी एक्शन शो करती है। आप काम करने का तरीका क्या है, एक्शन शो करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको वर्ब का, जैसे आई क्या आपका, चलो डिस्कस करते हैं। आई क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। तो ये इसमें टीच है, ये मेरी वर्ब हो गई। इस प्रकार मैंने देखा टीच है मेरा एक्शन है, मेरा एक्शन के इसमें पढ़ाना है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। और सी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, तो उसका एक्शन क्या है, खेलना, ये आपकी वर्ब हो गई। तो आपने क्या देखा, वर्ब क्या होती है, इट शोज एन एक्शन, एक एक्शन को शो करती है। अब मैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा किस प्रकार से होता है वर्ब, थोड़ा सा वर्णन करते हैं, आइए पढ़ते हैं आगे। अब मैं सिर्फ एक छोटा सा, हेलो फ्रेंड्स, हमने अपना बेसिक फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब पढ़ा था, उसमें सब्जेक्ट डिस्कस किया है। अब मैं वर्ब पे आ रहा हूं, आई डिस्कस करते बहुत अच्छे से। आपने देखा अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं टीचर, कोई कैसे पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, कोई कुछ ही पढ़ाता है। मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सीधा पढ़ाता हूं एच.एम. वॉटसन की एक लैंग्वेज में। आइए कैसे शुरुआत कैसे होती है, टेंस बाद में बनते हैं, पहले वर्ब बनती है। एक्चुअली वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 5 फॉर्म समझने होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस जिसे मैं कहता हूं सिंग मतलब गाना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी। पास्ट टेंस यानी आपकी सेकंड फॉर्म, सिंग सेंग हो गया। इस प्रकार से आपने और ये पास्ट टेंस देखा। अब देखिए आप क्या करते हो, नॉर्मली हम पढ़ते हैं ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, फिर हम आपको थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इस प्रकार से ये मेंशन होते हैं। तो आपने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चलता है, और ये आप थर्ड फॉर्म में यूज करते हो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। कहने मतलब ये आप जब यूज करते हो उस समय फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसको यूज करते हो और इनके बाद बंद कर देते हो सेंटेंस को, एक प्रकार से कंप्लीटली बंद कर देते हो। तो मैंने इसमें 5 फॉर्म बनाए हैं और इनके बेस पर ही हमारे इंडिया में इंग्लिश की कई बुक्स बनती है और अलग तरीके से ग्रामेटिकल बनती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म और ये आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है, ये आपकी फोर्थ फॉर्म बनती है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपकी फोर्थ फॉर्म, और एक 5 ही फॉर्म बनती है टू सिंग। फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा दिया तो ये आपके 5 की इंफिनिटिव बन गई। तो आपके मुख्यतः वर्ब के फॉर्म 5 होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म और इनफिनिटिव यानी 5 फॉर्म। ये 5 फॉर्म बन करके और आपके टेंस का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली ब्रिटेन में या अमेरिका में जहां पर इंग्लिश का बेस बनता है वहां पर ये 5 चीजें पढ़ाई जाती है और इनके बाद ही आगे टेंसेस का वर्णन होता है। तो ये वर्ब मुख्यतः होती है, इसमें इनका अर्थ भी अलग-अलग है। जैसे सिंग का मतलब गाना, सेंग गाया, भूतकालीन बात। और सिंगिंग के 2 अर्थ होते हैं, एक तो गा रहा, एक गाए, दोनों बनता है। जैसे गाय में प्रयोग करता हूं, सिंगिंग इज माय हॉबी, जैसे सिंगिंग मेरा, सिंगिंग गायन है वो मेरी रुचि है। इसी प्रकार संग के भी थर्ड फॉर्म के 2 रूप होते हैं, एक तो गा चुका, एक गाया हुआ, 2 बनते हैं। और टू सिंग इसका भी गाना बनता है। तो ये 5 वर्ब की फॉर्म होती है, इनका प्रयोग करने के बाद में ही हम टेंस इसका स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हमारा बेसिक फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगला जो बच्चा है ऑब्जेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं इस पर ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला सब्जेक्ट जिसको हम डिस्कस किया, नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब जिसको डिस्कस किया हमने, 5 प्रकार से वर्ब के पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अगले तीसरे स्टेप पे जो आपका एंडिंग स्टेप है बेसिक फॉर्मूले पर कमांड करने के लिए, वो है आपका या तो ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। तो आइए पता करते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है, पता किस तरह की इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, पता कैसे करें। आइए बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, यदि हम वर्ब से 2 प्रश्न पूछेंगे, क्या है हमारी जो वाक्य की वर्ब है, जैसे इसमें ये वर्ब है रीड्स, इनको हम 2 प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन से,
एक प्रश्न पूछेंगे व्हाट मतलब क्या, और दूसरा प्रश्न है whom मतलब किससे। क्या के अर्थ में किसी वस्तु आ सकती है, आइडिया आ सकती है, किससे के अर्थ में किसी व्यक्ति का नाम आएगा, प्रोनाउन आएगा, ऐसे कुछ। तो हम यदि वर्ब से दो प्रश्न पूछने हैं व्हाट एंड whom, क्या और किससे, यदि एक का भी उत्तर मिले, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए उसके आगे, तो वहां ऑब्जेक्ट होगा। क्या समझे? दोबारा रिपीट करता हूं, यदि किसी वाक्य की वर्ब है, जैसे रीड्स वर्ब है, उससे हमें दो प्रश्न पूछने हैं व्हाट और whom, क्या और किससे। यदि इसका उत्तर आगे मिल जाता है तो वहां पर आपके और ऑब्जेक्ट होता है, और यदि वहां पर आपका इन दोनों का उत्तर नहीं मिले व्हाट और whom का, तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं, वहां पर आपका एडवर्ब होता है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है पहचानने का, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक एडवर्ब क्या होता है। आइए पहचानते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल देते हैं फ्रेश माइंड से। ही वह रीड्स वह पढ़ता है, हमने इसको प्रश्न पूछा व्हाट क्या पढ़ता है, ही रीड्स वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो इसने उत्तर दिया है बुक, तो आपने इसका उत्तर दे दिया। देखिए व्हाट का आंसर हो गया ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। ही रीड्स वह पढ़ता है ए बुक, तो कहने मतलब इस वर्ब से हमने एक प्रश्न पूछा व्हाट क्या, क्या का उत्तर आपने बुक मिल गया, तो मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। हो गया, एक आपके होने ऑब्जेक्ट। आगे एग्जांपल्स पढ़ते हैं एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं। हेलो, आइए अगले एग्जांपल में आते हैं, समझाते हैं। सी टीचेस, वह पढ़ाती है, इसे दो प्रश्न पूछे हम व्हाट, सी टीचेस वह पढ़ाती है, हमने प्रश्न पूछा व्हाट क्या, क्या का उत्तर इसमें नहीं मिला। क्या के उत्तर में हम कोई विषय बुक ऐसे कुछ नाम लेना था, लेकिन उसमें उत्तर आया नहीं, तो इसका हमें उत्तर नहीं मिला। सी टीचेस वह पढ़ाती, क्या का उत्तर नहीं मिला। चलो whom से पूछ लेते हैं। सी टीचर पढ़ाती है किसको, बोला मुझे, यस, तो आप इसका आंसर मिल गया ना। मतलब व्हाट और whom में से किसी एक का उत्तर जहां पर मिल जाए वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं मी आपका ऑब्जेक्ट है। डिसाइड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। दे मतलब वे, लिव वे रहते हैं, इसको प्रश्न पूछा व्हाट क्या, वे रहते हैं, इसको प्रश्न पूछा व्हाट क्या, क्या के अर्थ में कोई वस्तु नहीं, ये तो स्थान है, ये कहां का उत्तर है, मतलब इसमें व्हाट का उत्तर नहीं मिला। दे लिव वे रहते हैं, whom किसको, किसको तो व्यक्ति का नाम होता है, ये तो जगह है, तो दोनों का उत्तर नहीं मिला। क्या देखा आपने, वेरी रिमार्केबल थिंग। दे लिव वे रहते हैं, व्हाट का उत्तर नहीं मिला, whom का उत्तर नहीं मिला। ये किसका उत्तर है, ये उत्तर है वेयर का, मतलब कहां का। वे रहते हैं, कहां रहते हैं, बोला इन चूरू। तो कहने मतलब इसमें व्हाट और whom का आंसर नहीं मिला। जब ये उत्तर नहीं मिलता है दोनों का, तो वहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब होता है। तो ये आपका एडवर्ब है इस प्रकार से। तो ये प्रकार वर्णन किया हमने, वर्णन किया है किस प्रकार से ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। इस प्रकार से मेंशन के अब आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय ई क्लास बाय वीडियो। देखिए आपने बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखा और इंग्लिश का बेसिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझा, हमने रिपीट किया, बार बार देखा। इस प्रकार से आपने आज पहला स्टेप उठा लिया है नारायण सर की क्लास में। आपने क्या देखा कि ये आपका बेसिक फॉर्मूला इंग्लिश का, ये सुधार करने के बाद अब आपको आगे अगले स्टेप पर चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फॉर्मूले के बाद आप बेस बन गए हैं। लेकिन एक बात मैं नोट करना चाहूंगा पर आपको कि सिर्फ आपके इस बेसिक फॉर्मूले का यूज करने से और उसी प्रकार सफलता नहीं मिलेगी जिस प्रकार आपको फॉर्मूले तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन गणित में फाड़े नहीं आते हैं, आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन, जोड़ बाकी नहीं आते हैं। उसी प्रकार आपको अपने फॉर्मूले तो बहुत सारे आप सीख लोगे, लेकिन इस फॉर्मूला में जो मुख्य पॉइंट है मीनिंग्स, आपका वर्ड पावर वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा अगले कुछ वीडियोस में बेहतर तरीके से कम समय में अधिकतम मीनिंग कैसे याद हो, ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए सुंदर टेक्निक का प्रयोग करके। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और आपकी जिज्ञासा अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताएं अगला वीडियो बचाने के लिए। मैं आपके साथ हूं राजस्थान में इंग्लिश को बढ़ाने के लिए, बेहतर कदम लेने के लिए।